हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। आज मॉडल टेस्ट 01 नीट यूजी फुल सिलेबस में आपका स्वागत है। मॉडल टेस्ट हम लोगों ने प्रत्येक संडे को 12:15 से 12:30 के आसपास टाइमिंग में सेटल आउट करने का डिसीज़न लिया है और इसमें आप प्रत्येक क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं वाया व्हाट्सअप, टेलीग्राम या ईमेल, किसी भी से। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि मॉडल टेस्ट में दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर किया गया है बेसिकली, है ना। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के बाद बहुत ही कम थोड़ा सा टाइम आपको समझ के अनुसार दिया जाएगा, उतने समय में आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म इस समय है नहीं जहाँ पे हम टेस्ट परफॉर्म करा सकें। तो अभी तो यही तरीका रहेगा, इन फ्यूचर देखते हैं क्या हो सकता है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1, horizontal growth of seedling. B, apical hook formation in the dicot seedling. Lateral shoot growth and the adventitious formation. D, thinning of cotton, cherry and walnut. E, elongation and improvement of shape in apple. Promotes female flower in cucumber. F and G, xylem differentiation and cell division. इतने स्टेटमेंट दिए गए हैं। Which of the given features are associated with the most widely used PGR in agriculture and help in internode and petiole elongation in deep water rice plant? ये जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है ये किसी हार्मोन के बारे में है। उनमें से देख के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसके अकॉर्डिंग। आप समझ पा रहे हैं ना सवाल को? चलिए, तो इस हार्मोन के बारे में बताइए। पहले तो हार्मोन का नाम पता होना चाहिए, उसके बाद कौन सा पॉइंट उस हार्मोन के बारे में सही है। तो आंसर बता दीजिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी एफ, ऑल एक्सेप्ट एफ एन जी एंड सी ई एफ। तो आंसर आ चुका है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ये सही लग रहा है। ठीक है, पहली बात तो हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन हार्मोन है। ठीक है, कौन सा है? इथाइलिन। एपिकल हुक फॉर्मेशन एंड डाइकॉट सीडलिंग, यस करेक्ट। लेटरल सूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन, ये साइटोकाइन हार्मोन के बारे में है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट यानी एक्सेलरेशन इन एब्सेशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। इलॉन्गेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन शेप इन एप्पल, तो हमारे पास ए बी डी मिल गया है। ई गलत है सर। एफ, प्रमोट फीमेल फ्लावर इन ककम्बर, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए बी डी एफ। एनसीईआरटी को एक बार पलट के देख सकते हैं अगर आंसर में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आंसर आप टिक कर लीजिएगा, सेकंड आंसर होगा। चलिए, यूनिसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट इज डिस्क्राइब बाय इन द क्वेश्चन नंबर 2, बताइएगा। यूनिसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट इज डिस्क्राइब बाय, आज थोड़ा समय लगेगा कि मैं आपको भी समय दे रहा हूँ। बताइएगा, यूनिसेक्सुअल, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, साथ में मोनोसिस्टा से जोड़ लीजिएगा। तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन का आंसर भी मिल गया हमें। आंसर इज हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस कंडीशन। हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस कंडीशन टिक कर लीजिएगा सर, बेहद आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर, इसमें अगर कुछ एक्सप्लेनेशन जानना चाहें तो यूनिसेक्सुअल प्लांट अगर है तो दो अलग अलग प्लांट्स पे होगा, दो अलग अलग प्लांट्स होंगे उसके, और उसे मोनोसियस नहीं डायोसियस कहते हैं। दो है, डिफरेंट है, इसलिए हेट्रोथैलिक कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए स्मॉल प्रोटीन विच इज अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में सर याद रखना हमेशा एक स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर या मोबाइल कैरियर। कौन है वो, उसका नाम चाहिए। 3 और 4 के बीच में, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम C1, यूबिक्विनोन या साइटोक्रोम C। आपने आंसर कर लिया, यस, साइटोक्रोम C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। थोड़ा सा साइज छोटी करनी पड़ेगी जिससे कि आपको एक साथ सब दिखे, तभी सवाल करने में अच्छा लगता है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो एपीपेटलस कंडीशन फाउंड इन ब्रिंजल, पॉलीएडेल्फस कंडीशन फाउंड इन सिट्रस, एपीफिलस कंडीशन, एपीपेटलस, पॉलीएडेल्फस, एपीफिलस कंडीशन इन लिली, सब मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। एपोकार्पस इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, सिनकार्पस इन लोटस एंड रोज, स्टेराइल स्टेमन नोन एज स्टेमिनेड, एम्ब्रिकेट एस्टिबेशन हैव द एग्जांपल केशिया एंड ग्लूमोहर, साइमोस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड सो द बेसिक पेटल ऑर्डर ऑफ फ्लावर। इतने सवाल हैं, इतने ऑप्शंस हैं, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा इनकरेक्ट है, कितने इनकरेक्ट हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं,
कि इपीपेटलस कंडीशन, इपीपेटलस क्या होता है, इसमें स्टेमन पेटल से जुड़ा होता है, ये भी ठीक है, आंसर आपका आ चुका होगा अब तक, आ जाना चाहिए। पॉलीडेल्फस कंडीशन फाउंड इन सिट्रस, यस सही है। इपीफिलस कंडीशन इन लिली, यस। एपोकार्पस इन रिलेट्स विद मस्टर्ड एंड टोमेटो, ये गलत है, और इसका एग्जाम्पल होता है लोटस एंड रोज, मिचेलिया भी होता है। सिनकार्पस में मस्टर्ड और टोमेटो होता है, तो ये भी गलत हो गया। स्टेराइल को स्टेमिनोइड कहते हैं, इम्ब्रिकेट केसिया गुलमोर में होता है। साइमोज में मेन एक्सिस कंटिन्यू नहीं करती सर, ये लिमिटेड ग्रोथ होती है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत अच्छा सवाल था ये, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल गई। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नंबर 1, सिमिलर कैरेक्टर आर मोर इन नंबर बिटवीन, similar character are more in number between families of same order as compared to different genera included in a family। यस सर, ये गलत स्टेटमेंट है, आप इसे अच्छे से फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फैमिलीज आर करेक्टाइज ऑन द बेसिस ऑफ द, अच्छा सर इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो आंसर तो आपने कर दिया होगा। फैमिलीज आर द करेक्टाइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और प्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। मैं अगले क्वेश्चन में ध्यान रखूंगा कि मैं खुद आंसर ना करूं जब तक कि आप ना कर दें। ईच जीनस में हैव वन मोर स्पेसिफिक एपिजन, तो अब आप इसको पढ़ लीजिए, आंसर तो मैंने बता ही दिया है, बाकी सारे सेंटेंसेस सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, मार्क कर लीजिएगा, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड कॉर्क कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ कंजक्टिव पैरेन्काइमा, पेरीसाइकिल, इंडोडर्मिस, स्टार्च शीथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आंसर बता दीजिए सर, क्या होगा? ठीक है, आंसर भी आ चुका है सर, आंसर है इसका पेरीसाइकिल। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास इसमें, आपको डायरेक्ट आंसर याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन लाइट, इवन दो water is one of the reactant in light, its effect is a factor is more through its effect on the plant rather than directly on the photosynthesis which includes। तो अब कह रहे हैं कि जो प्लांट के कोई इफेक्ट कर रहा है rather than directly on the photosynthesis includes, क्या होए, आंसर क्या होगा? तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा डायरेक्टली हो जाएगी, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, रिडक्शन इन द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखिए डायरेक्टली एक बात करें, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा, तो आंसर बिना कुछ किसी कंफ्यूजन के आप कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर, द गिवन मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, दिस पॉलीपेप्टाइड कंटिन्यू हाउ मेनी डिफरेंट अमीनो एसिड। आपको बताना है इसमें से कितने डिफरेंट अमीनो एसिड बन सकते हैं, और ये आपका मैसेंजर आरएनए है। देखिए सर ऐसा है कि अगर इसको आप करने जाएंगे तो आप ज़रा पॉइंट आउट करिए, मैं एक बार फिर से मार्क कर रहा हूँ, यह आंसर तो आपने अब तक निकाल लिया होगा, यहाँ तक ही अमीनो एसिड आपको मिल पाएगा, मैं ज़्यादा हो गया, UAG, GUG, GAG, GUE, UGG यहीं तक मिलेगा। उसके बाद जब आप UAA पे पहुँचेंगे तो आपको अमीनो एसिड इसके आगे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। तो आंसर शुड बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाउ मैनी अमीनो एसिड रिजल्ट? 5। आंसर 8 का, क्वेश्चन 8 का आंसर सी होगा। एक अच्छा सवाल है, हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। मेरा पूरा प्रयास होगा कि एक क्वेश्चन कम से कम आपको एक साथ दिखे, छोटी साइज हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, डाइकैरियोटिक फेज इज नॉट फाउंड इन फाइकोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। एक सेंटेंस तो आपका ये है, बताइएगा। कह रहे डाइकैरियोटिक जो फेज है वो फाइको और ड्यूटेरो में नहीं पाई जाती, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा सर? यस, देखते हैं। कोनिडिया आर प्रोड्यूस इंडोजेनसली व्हाइल एस्कोस्पोर एक्सोजेनसली, सेक्सेस आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज नोन एज imperfect fungi because only the asexual vegetative phase is present, spore of slime mold possess two walls, dinoflagellate are mostly marine in photosynthesis। बताइएगा कितने सेंटेंसेस इसमें आपके सही हैं? क्वेश्चन नंबर 9, देखिए सर इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनियसली, नहीं सर एक्सोजीनियसली, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। सेक्सेस आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीटी, ये भी ठीक है, 4th भी सही है, 5 भी सही है और 6 भी सही है। जब सही है तो वहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आंसर इज वी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आई होप,
ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम हेल्प टू प्रोड्यूस इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, क्लट बस्टर एंजाइम, जूस क्लरिंग एंजाइम। चलिए आंसर बताइए फटाक से। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल है? चलिए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज द राइट आंसर। तो कम से कम नाम बता दीजिए कौन है वो। साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। element which accumulates in the older leaf and needed for the formation of mitotic spindle and normal functioning of cell membrane। देखिए सर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मॉलिब्डेनम। आंसर बता दीजिए, किसी कोई एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, आंसर इज कैल्शियम इज द राइट आंसर, है ना। चलिए सर, ये हेल्प करता है माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में। अगला सवाल है आपका, मैच द फॉलोइंग। मैच करिएगा, ये चार आपके पास डिजीजेस दी हुई हैं, इनको मैच करना है। एक आपका है फिनाइलकीटोनुरिया, एक है डाउन सिंड्रोम, कैल्नेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। दूसरी तरफ उसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं, तो आपको उसको मैच करना है। कर लीजिए जल्दी से। फिनाइलकीटोनुरिया को किससे करेंगे देख लीजिए। चलिए, आपने कर लिया होगा, इतना समय काफ़ी है। देखिए, फिनाइलकीटोनुरिया जो है ये जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उस समय आपको तो तेज़ पढ़ना होता है ना, मुझे बोलना होता है, आपको मन में पढ़ना होता है। ओवरऑल समय आपको मिल जाता है करने भर का। थोड़ा स्पीड यहाँ रहेगी तो अच्छा रहेगा। फिनाइलकीटोनुरिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ए का थर्ड, अब थर्ड में हो गया तो एक ऑप्शन ये गलत हो गया, एक ऑप्शन ये गलत हो गया। आई डाउन सिंड्रोम। देखिए, जब आप डाउन सिंड्रोम का डायग्राम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, है ना। तो फिर वहाँ से अगर आप मैच, क्योंकि आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो नहीं दिखेगा, डायग्राम में दिखेगा। अब हमारे पास आंसर आ चुका है 12 का बी। सी का देख लेंगे। सी किससे जाएगा? कैल्नेफेल्टर सिंड्रोम से जाएगा सी। और कैल्नेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? XXY होता है। क्या होता है? XXY, गैनाकोमेस्टिया, जिसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। और अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 + X0, फीमेल स्टेराइल हो जाती है, इसलिए ओवरीज रुडिमेंट्री हो जाती है सर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। एक अच्छा सवाल, एग्जाम में डायरेक्ट भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के रेफरेंस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम कैन रीच अप टू 15 मीटर पर आवर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स C3 प्लांट लॉस only half as much as water as the C4. The movement of water through the root layer is ultimately symplastic in the endodermis and the water channel are made up of 8 different aquaporins. तो आंसर बता दीजिएगा सर, आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। यस, बिल्कुल सही, बी आंसर होगा, क्योंकि ये C3 के बारे में नहीं है, C4 के बारे में है। जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है सेंटेंस, ठीक है। चलिए, गुड। क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपको इस वर्ड को मार्क करना पड़ेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। जब लिमिटेड रिसोर्स होगे तो क्या होगा? ग्रोथ इज ज्योमेट्रिक, पॉपुलेशन ग्रोथ डज नॉट मीन इक्विलिब्रियम with carrying capacity। equation dn/dt v - d into n describe growth pattern resulting in a J-shape curve। so initially ये lag phase followed by the phase of acceleration then deceleration finally asymptote। पहली बात देखिए, अगर रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ तो नहीं होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ डज नॉट मीन इक्विलिब्रियम विद कैरिंग कैपेसिटी, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम तो आएगा ही। और आगे कह रहे हैं जे शेप कर्व, जब कुछ है ही नहीं तो कहेगा जे शेप। जे शेप मतलब दिन दुना रात चौगुना वाली बात होती है। फोर्थ जो है ये सेंटेंस आपका सही है, लैग फेज होता है, देन उसके बाद एक्सेलरेशन होता है, फिर डी एक्सेलरेशन होता है, फाइनली कट जाता है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका सही है, वो कौन सा? डी स्टेटमेंट करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द सिनैप्स्ड पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉल्ड एज द बाइवेलेंट फर्स्ट अकर्स इन। चलिए, बाइवेलेंट के बारे में पूछ रहे हैं, सिनैप्सिस के बारे में पूछ रहे हैं, पहली बार कहाँ दिखेगा, कहाँ बनेगा? तो बिना ऑप्शन के आंसर बोल दीजिए कमेंट में, मैं आंसर ऑप्शन दिखा रहा हूँ, जल्दी से बोलिए। चलिए, तो लैप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन या पैसेटीन। तो आंसर क्या होगा सर? आंसर इज जाइगोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द मेन ए ऑप्शन, द मेन सोर्स ऑफ द बायोफर्टिलाइजर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई. बी, वर्क ऑर्गेनिक फार्मर्स work to create a system where pests are kept at the manageable level. Trichoderma species are effective biocontrol agent of a very few plant pathogen. तीनों सेंटेंस पढ़िए और उसमें से बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है. आपने अब तक आंसर कर दिया होगा, मैं अनुमानतः ये मान के चलूंगा, हर बार बोलूंगा नहीं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड भी सही है. ट्राइकोडर्मा वेरी फ्यू नहीं, रूट बॉर्न पैथोजन को बचा लेता है, बहुत बड़ा लेवल होता है उसका, तो इसलिए ए बी आर करेक्ट, बाकी तीसरा आपका जो है ये गलत हो जाएगा. आप एनसीईआरटी जरूर क्रॉस चेक करें प्लीज. क्वेश्चन नंबर 17, एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत अच्छा सवाल है ये. एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद पार्टिसिपेशन ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट गैमेट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन. ये इनडायरेक्ट सवाल आपसे पूछा गया. पहली बात तो एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद पार्टिसिपेशन ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट गैमेट, मतलब समान वाले हों दोनों, इज नॉट ऑब्जर्व्ड. तो देखिए वॉल्व, अब आप आंसर बता दीजिए तब मैं बात करूं. चलिए आंसर हम बता देते हैं, अपनी सारी रिसर्च करते रहिएगा. इक्टोकार्पस इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी बहुत से एक्सप्लेनेशन बताने पड़ेंगे, उतना समय नहीं है. इक्टोकार्पस इज द राइट आंसर. फिकोस वॉल्वॉक्स के बारे में आप जानते हैं, कारा के बारे में अलग से जानते हैं, ग्लोब्यूल, नॉक्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है दोनों, बता दे रहा हूँ मैं. फिकोस और वॉल्वॉक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वहाँ पे ओगैमस टाइप आपका होता है, उसमें एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल होता है. यहाँ पे दोनों लगभग सिमिलर वाली बात है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है, वहाँ जबकि और जगह डिफरेंट है. इट्स ऑल. चलिए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू डिजीज. कॉलीफ्लावर, करन राई, ब्लैक रॉट, काउफी, पूषा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट, चिली, पूषा सदाबहार, वाइट रस्ट, व्हीट, हिमगिरी, टोबैको मोजाइक वायरस. एक अच्छा सवाल, और इस पर जरूर हम वक्त देंगे, क्योंकि जब भी ये सवाल आता है तो बच्चे गलत करते हैं. चलिए आंसर बताइए पहले. ओके, आंसर आपने कर दिया. आंसर इज सेकंड आंसर होगा काउपी. कॉलीफ्लावर, करन राई एंड ब्लैक रॉट. पहली बात तो ये गलत क्यों है? देखिए जो कॉलीफ्लावर है, ये जो करन राई है ना सर, ये ब्रेसिका है, इसलिए गलत हो गया. चिली, पूषा सदाबहार, वाइट रस्ट, इतना तो सही था, लेकिन ये वाइट रस्ट नहीं, चिली मोजाइक वायरस करता है ये टोबैको मोजाइक वायरस. व्हीट, हिमगिरी, व्हीट में लीफ स्ट्राइप रस्ट होता है सर, लीफ स्ट्राइप रस्ट, इसलिए ये सारे गलत हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड करेक्ट आंसर. पढ़िए और उसमें से करेक्ट आंसर छांटिए. कौन कौन सा गलत, तो गलत से ही छांट लीजिएगा, हम आपको ऑप्शन दिखा देंगे, आप टिक कर लेना. टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द वैक्यूल. Growth of primary wall continue as a cell mature and secondary wall is formed on the inner side of the cell. Inclusion bodies are reserve material storage structure in the bacteria that are covered by single lipid membrane. Pilot particle are the ribonucleoprotein and are the membraneless organelle found in the all living cell. Nuclear pores allow movement of RNA and protein molecule in the both direction between the nucleus and cytoplasm. देखिए 19 में आपको क्या करना है सर, सारे ऑप्शन पढ़ लिए. तो पहला जो सेंटेंस आपका है ए वाला, ये सही है, ठीक है. दूसरा, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेल कंटिन्यू एज अ सेल मैच्योर. देखिए ग्रोथ जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है डिमिनिश होती चली जाती है, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया. इंक्लूजन बॉडीज में क्या है सर, और रिजर्व मटेरियल स्टोरेज स्ट्रक्चर कवर्ड बाय सिंगल. जी नहीं सर, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, तो बी और सी गलत हो गए. अब बाकी डी और सी सही लग रहा है, तो आपको क्या करना है कि अगर बी और सी गलत है सर, तो बी, सी और रॉन्ग, बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट, मतलब बी, सी, डी एंड, तो आंसर 19 नंबर में आपको क्या मिलेगा. अगर बी, सी का इनकरेक्ट है तो ए, डी, ई करेक्ट है, समझ पा रहे हैं ना, तो सी आंसर हो जाएगा, आपको टिक कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट करेक्ट. JFM इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s. आप खुद जानते हैं कि सही है गलत है. ओके, अगला, चिपको मूवमेंट कम इन 1974. पहला JFM, दूसरा 1974. एयर पोल्यूशन एक्ट कम इन द फोर्स 1991, बट वाटर एक्ट इन 76.
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द 1986। तो देखिए आपका बहुत आसान सवाल है, आपका जो सेकंड सी ऑप्शन है ये गलत है। चलिए इसका आंसर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर किसी भी सवाल में आपको कोई कन्फ्यूजन मिलता है, मान लीजिए गलती से मैं आंसर कुछ और बोल गया, तो भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की कन्फ्यूजन के बिना। क्वेश्चन नंबर 21, हाइपोगाइनस 1-2 दिन बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड हो जाएगा, अभी नहीं है, नहीं तो कुछ लोग खोल के देखने लगे। हाइपोगाइनस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड अल्टरनेट फिलोटैक्सी इज फाउंड इन। बेहतरीन सवाल, आंसर बताइए। हाइपोगाइनस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड अल्टरनेट फिलोटैक्सी इज फाउंड इन। मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का, जल्दी करें। देखिए सनफ्लावर नहीं है सर, सनफ्लावर नहीं होगा आंसर। सनफ्लावर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इपीगाइनस कंडीशन पाई जाती है इसमें, ठीक है, इस हाइपोगाइनस पूछ रहा था। कैलोट्रोपस, कैलोट्रोपस इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें अपोजिट फिलोटैक्सी पाई जाती है। सेस्बिनिया, सेस्बिनिया इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि सेस्बिनिया जो है ये फेबेसी फैमिली का है और इसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है सर। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 3 आंसर नहीं होगा। अगर 3 नहीं होगा तो एक तो कोई करेंगे ना सर, धतूरा इज राइट आंसर, और धतूरा में सारे कंडीशन पाए जाते हैं। धतूरा बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी, आपको शायद आइडिया हो इस चीज़ का। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए इन द कंपेरिजन टू आरएनए, यानी कि स्टेबिलिटी जो डीएनए की है वो आरएनए कंपेयर में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर इन वन अबव द अदर। यस, देखिए सर ऐसा है, बहुत आसान सवाल है, हर बच्चा कर लेता है। सारे के सारे ऑप्शंस लगभग सही हैं और मोर देन वन आंसर ऑप्शन इज करेक्ट। रीजन आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 23, सूट एपिसिस परसीव्स द स्टिमुलस ऑफ द फोटोरिपरिज्म, वर्नलेसन प्रिवेंट प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट अर्ली इन द ग्रोइंग सीजन। चलिए आंसर बताइए। एक अच्छा सवाल। ओनली ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बोथ ए बी करेक्ट या बोथ ए बी इनकरेक्ट? देखिए सर आंसर आपका आ चुका है। तो सूट एपिसिस की जब हम बात करते हैं ना, तो सूट एपिसिस लाइट को परसीव नहीं करता, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। वर्नलेसन प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट अर्ली नहीं लेटर स्टेज, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सी इज द राइट आंसर, नहीं सॉरी डी इज द राइट, इससे ऐसे ही होता है रिफ्लेक्स में। तो डी इज द राइट आंसर क्योंकि बात पूरी होनी चाहिए। 23 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन मे लीड टू द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा सवाल है भी। डिक्लीन इन प्लांट प्रोडक्शन, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन जैसे ड्रॉट, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन द प्लांट प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन द वाटर यूज। बताइए आंसर। देखिए सर जो प्लांट का प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन, जी नहीं सर। रेजिस्टेंस पर्टर्बेशन मतलब जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे ड्रॉट हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सूखा वगैरह पड़ जाता है, तो बी हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा क्योंकि हम ये गलत है। बाकी सारी चीज़ें सही, प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, वाटर का कंजप्शन वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस घट जाएगी सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 3 मेजर पाथवे बाय विच सेल हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलिसिस इन इंक्लूड्स एक्सेप्ट। 3 मेजर जो पाथवे हैं इससे हम पायरुविक एसिड की चीज़ों को हैंडल करते हैं, लेकिन इसमें से एक नहीं है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो आंसर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। बाकी पता है आपको, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अल्कोहलिक होता है, इस पर तो बहुत बार हम सवाल करा चुके हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखते हैं, 25 तो हो गया महाराज, 26 देखते हैं। 26, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस। बायोडाइवर्सिटी का सवाल भी था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो रेमिडिएशन, बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो मैग्निफिकेशन। आंसर आपने कर दिया होगा अब तक, अगर आपको आइडिया होगा। देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूज ऑफ कंप्यूटर, बायो रेमिडिएशन सुधार की बात करते हैं, बायो मैग्निफिकेशन में डीडीटी का लेवल, ट्रैफिक लेवल बढ़ता चला जाता है, आपको पता होगा, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है। हमने डीटी पढ़ा था जिसमें पूरा एक्वाटिक फूड चेन की बात करी थी। तो फिलहाल बायो प्रॉस्पेक्टिंग इज द राइट आंसर। 26 का आंसर टिक कर लीजिएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल,
स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक्स। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से। जेनेटिक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं करते मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में, ये नहीं हो रहा अभी। क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइकोम्स ऑन द स्टेम। कैसा होता है ट्राइकोम? यूजुअली यूनिसेलर, कैन नेवर बी सेक्रेटरी, मे बी सॉफ्ट और स्टिफ, हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू गटेशन। तो पहला आंसर, देखिए आंसर आप बताइए फिर हम बताते हैं 28 का। देखिए ये यूनिसेलर नहीं सर, ये मल्टीसेलर होता है, ये सेक्रेटरी हो सकता है, ये सॉफ्ट और स्टिफ होता है, तो यही सेंटेंस हमारा सही है। और बाकी चीज़ें जो लिखी हैं वो गटेशन की वजह से गलत हो जाएगा। तो आसान सवाल के लेवल श्रेणी में आता है ये। यूनिसेलर रूट हेयर होता है, याद रखिए सर। ठीक है। बीज आर पॉलिनेटर ऑफ, तो मधुमक्खी जो है वो किसको पॉलिनेट करती है? डायरेक्ट सवाल एनसीईआरटी का ये भी। सनफ्लावर, पियर एप्पल, पाइन्स, वियर ब्रेसिका, ग्रासेस, पाइनस यक्का, सनफ्लावर, पियर यक्का। आंसर बता दीजिएगा 29 में। तो 29 का जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा सनफ्लावर, पियर एंड एप्पल। सनफ्लावर, पियर एंड एप्पल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं कि कीमोऑस्मोसिस ड्यूरिंग फोटो फॉस्फोरिलेशन डज नॉट रिक्वायर। कीमोऑस्मोसिस को किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? तो ए मेम्ब्रेन, ए प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, एटीपेज। देखिए सर, मेम्ब्रेन चाहिए होता है, प्रोटॉन पंप चाहिए होता है, एटीपेज चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं है, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए पढ़िएगा सवाल। रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन इज इंड्यूस्ड बाय विच मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ प्लांट? तो हेयरी लीव्स, सॉलिड स्टेम्स, स्मूथ लीव्स एंड एब्सेंस ऑफ नेक्टर, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन शुगर कंटेंट। तो हेयरी लीव्स इज द राइट आंसर। टिक कर लीजिएगा इसको। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32, 31 के बाद ऊपर वाले में हेयरी लीव्स अगर होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, मतलब अटैक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में which of the following feature is associated with the fungal groups in which a sexual spore are generally not found in the sexual reproduction involve exogenous? मतलब इन चारों ऑप्शन में कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको छांटना है जिसमें यह प्रूफ हो कि ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजेनस होता है। बताइएगा सर फिर आंसर इसका। Mycelium is branch and septate in which SI arrange in fruiting bodies. Karyogamy and meiosis takes place inside basidium. Some members of saprophyte parasite, but a large number of members of decomposes later and help in the mineral recycling. Gametes undergo fusing are similar in morphology. देखिए सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमारे पास, और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व एक्सोजेनस मियोस्पोर्स। तो आंसर आपका कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इनसाइड वेसिडियम। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं इस सवाल पे, तो आप आंसर करिएगा, एक गेस वर्क करके ही आंसर करेंगे, है ना। आंसर कर दीजिएगा। आंसर सेकंड इज द राइट आंसर। चल, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द वाटर इज कॉल्ड बायो एम्प्लीफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन, इवेंट्स, इंसर्नेशन। आसान सवाल है, कर सकते हैं। बोलिए आंसर, बोलिए। ठीक है सर, तो आपने आंसर बता दिया, यूट्रॉफिकेशन इज द राइट आंसर। नेचुरल एजिंग में यूट्रॉफिकेशन ही होता है, काफ़ी समय लगता है। बाकी आपने एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन भी पढ़ा होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ मैं ज़रूर आपसे बताऊँगा। चलिए सर, लिविंग नेचर ऑफ वायरस इज इंड्यूस्ड इंडिकेटेड बाय। अब देखिए सर, आपको पता है पहले से ही कि इंडिकेटेड बाय। चलिए आंसर आप बताइए, भूल जाता हूँ कि आंसर आपसे पूछना है समझाने के चक्कर में।
प्रेजेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज इन्फेक्टिविटी इन द होस्ट स्पेसिसिटी। ये भी भूल जाता हूँ कि आपको तो आता है पहले से। तो देखिए लिविंग वायरस का जो आंसर होगा वो डी होगा, आई होप, क्योंकि लिविंग तभी कहेंगे जब होस्ट को स्पेसिसिटी हो और इन्फेक्टिविटी करे, मतलब हिंदी में बात करें अगर, जब भी होस्ट में जाएगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा होस्ट से मिल के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, तो 34 का आंसर डी, 35 में आइए। चलिए तो अपनी पुराना सवाल मिल गया जिसको हम लोग करते थे पहले से। चलिए पूछ रहे हैं, डायग्राम देने के बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द गिवन डायग्राम इज इंडिकेटेड बाय। तो भैया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए, फटाक से आंसर बताइए। ABCD में कौन सा है, तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है। आप सारे बच्चे इस सवाल को सही करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आंसर इज बी, क्योंकि बी क्या है सर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डी क्या है, ग्रासलैंड। ए क्या है, कॉनिफर्स। और बी क्या है, ट्रॉपिकल। बता तो दिया, क्यों बार बार बता रहा हो। एफ क्या है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर पढ़िएगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स, जो आसान सवाल है उन पर जल्दी चलेंगे हम लोग। सम बेनिफिशियल, क्योंकि समय बहुत लगेगा, सम बेनिफिशियल एलिमेंट रिक्वायर बाय हायर प्लांट्स। चलिए सर, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी, सिलिकॉन, सोडियम, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। चलिए अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज मिसमैच्ड। निएंडरथल 1400 सीसी, होमो हैबिलिस 900, होमो इरेक्टस 900, होमो सैपियंस 1450। यानी कि पता चल गया BC में कुछ गड़बड़ है। तो होमो हैबिलिस गलत है, क्योंकि होमो हैबिलिस के लिए 650 से 800 ये हमने पढ़ा था, 650 से कितना, 800, इसलिए यही आंसर हो जाएगा 37 का बी आंसर। चलिए 38 में चलते हैं जल्दी से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, 37 में के बाद 38 में आइएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर स्पेशल प्रोटीन, नॉन सेलेक्टिव इन नेचर, अपील ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सोच सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। बताइए सर आंसर 38 में। देखिए सर ऐसा है कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जरूरत पड़ती है, सेलेक्टिव होता है, अपील ट्रांसपोर्ट शो नहीं करता, डाउनहिट करता है, सोच सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस इज द राइट आंसर, 38 का डी। चलिए अगला सवाल 39, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट इन। आपको पता होगा सर, प्राइमरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ आज के पहले कभी जीवन नहीं था, इतनी हेल्प कर रहा हूँ। अबेंडन्ड फॉर्म लैंड, बॉन्ट और कट फॉरेस्ट, सैंड ड्यून्स एंड एग्नियस रॉक, फ्लडेड लैंड। किसी बच्चे का सवाल अगर ये गलत हुआ तो गलत बात है, स्पष्ट बता रहा हूँ, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। प्राइमरी सक्सेशन बहुत समय लेता है ना। तो सैंड ड्यून्स एंड इग्नियस रॉक इज द राइट आंसर। आ चुका है आपका आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट ड्यूरिंग interval between mitosis and initiation of DNA replication, most dramatic period of the cell cycle, pre-mitotic phase, minor checkpoint of cell cycle and quiescent stage। आंसर बताइए, लगभग सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल कब डुप्लीकेट करते हैं, माइटोसिस और DNA, यानी इनिशिएशन ऑफ इंटरवल, दो चीज़ का, माइटोसिस का और इनिशिएशन की शुरुआत हो उसके पहले का जो वक्त होगा उसी में ग्रोथ करेंगे। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा सर, ए। एक आसान सवाल है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत मैं उचित समझता नहीं, उसलिए बता नहीं रहा हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो मैंने कई बार कह दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन में, फ़ोन भी कर सकते हैं पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये आपको याद करना पड़ेगा सर। हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनिलकेटोनुरिया। आंसर बताइए 41 में, जल्दी से आंसर बताएं। डी इज द राइट आंसर। चलिए गुड, बहुत बढ़िया। अगला आते हैं 42, करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू आर्चिगोनिएट्स प्लांट। पहली बात तो ये याद रख लीजिएगा, हम किस प्लांट की बात करने चल रहे हैं, आर्चिगोनिएट्स। तो ये पता होना चाहिए आर्चिगोनिएट्स क्या होता है। अब बात कर रहे हैं, पहला, स्पोरोफाइट्स इन लिवरवर्ट इज मोर एलाबोरेटेड देन दैट मॉसेस। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट देख लें चल के, करेक्ट पूछ रहा है। अब ठीक है, अब आंसर करेंगे हम लोग, बस आराम से भैया, आराम से। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज चलता है, हम लोगों ने बनाया है तब भी। चलिए तो पहला सेंटेंस आपका क्या होगा, सही हो सकता है कि पहला सेंटेंस तो ब्रायोफाइटा के बारे में है और उसमें आर्चिगोनिया होता है। स्पोरोफाइटा प्रोटोफाइट गिव राइज टू कॉन्सिपियस लार्ज बट यूनिसेलर। देखिए सर, यहाँ पे मोर एलाबरेट नहीं होगा और यहाँ पे यूनिसेलर नहीं होगा, मल्टीसेलर होना चाहिए ना, इसलिए गलत है ये।
लीफी स्टेज इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मॉसेस इज डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज द लेटरल बर्ड। यही सेंटेंस सही है सर। क्वेश्चन नंबर 43, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइड अ डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। चलिए आंसर बताइए। सॉइल प्रोफाइल, स्ट्रेटिफिकेशन, स्टैंडिंग क्रॉप, बायोसिनेसिस। किसी का सवाल ये गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का। बिल्कुल सही। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की जो अगर बात करते हैं सर, तो इसमें जो आंसर निकल के आता है वो आंसर आता है स्ट्रेटिफिकेशन। टॉप पे मान ली ग्रासेस हो गया, फिर श्रब्स हो गए, फिर छोटे पेड़ हो गए, फिर बड़े वाले हो गए, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आता है? सेकंड इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर। तो ग्लाइक्सिसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या पेरोक्सिसोम। देखिए सर, सबको पता है एक मेम्ब्रेन का सारे के सारे सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखने वाला जो होता है वो लाइसोसोम होता है, जिसमें प्रत्येक टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर इज द लाइसोसोम। गुड। चलिए अगला सवाल, इन केस ऑफ मस्टर्ड एंड आर्गिमोन। बहुत अच्छा सवाल है ये, जरूर वक्त दिया जाएगा। इन केस ऑफ आर्गिमोन एंड मस्टर्ड, प्लेसेंटा फॉर्म्स रिजेस along the ventral suture of the ovary and ovule are born on this ridge forming two rows। जरूर इस सवाल पे जो बच्चे 80+ वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर इस सवाल को, जो 80+ सही करते हैं हमेशा इस पर जरूर वक्त दें, और जो कम भी सही करते हैं वो भी वक्त दें, क्योंकि यही सवाल है जो आपको लीड कराएगा। डरा नहीं रहा यार, बता रहा हूँ। प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल आर अटैच्ड टू मल्टीलोक्युलर ओवरी। ओवरी इज वन चैम्बर but it becomes two chamber due to formation of false septum। ovule are born the central axis and septa are absent। ये करेक्टर हैं प्लेसेंटेशन के। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मस्टर्ड और आर्गिमोन में किस प्रकार का आपको मिलता है। तो ये पेराइटल है सर। क्या है? पेराइटल है। और पेराइटल में क्या होता है? ओवरी वन चैम्बर की होती है और इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स रेप्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर तो हो जाएगा हमारे पास ये सी वाला, है ना। बट और सबके बारे में बात करें, प्लेसेंटा ये वाला जो है ये मार्जिनल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मार्जिनल। बी वाला क्या हो जाएगा सर? ये एक्साइल हो जाएगा। और जो डी वाला है ये कौन सा है सर? बेसल या फ्री सेंट्रल? जल्दी बताइए। फ्री सेंट्रल, यस बिल्कुल सही। तो ये आपके हो गए 45 क्वेश्चंस। आधे रास्ते हम लोगों ने क्रॉस कर लिए हैं 37 मिनट्स में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41, 46, हमें भी कुछ और है, जल्दी है, पीछे चला जा रहा हूँ। गिवन बिलो द सर्टेन एनिमल्स इन द बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ देम हैव द सेगमेंटेड बॉडी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बायलेटरल सिमेट्री। हेल्प कर दूँ? क्लोज छांट लीजिए, जल्दी हो जाएगा। चलिए फटाफट सबको मिटा दीजिए। आर्थ्रोपोडा ओपन है, इसलिए आर्थ्रोपोडा ओपन है, इसलिए सर आपके पास कौन कौन से कट जाएंगे जल्दी से बता देता हूँ। प्रेडी प्लेनेटा काट दीजिए, आप तो कर ही रहे होंगे, मैं भी बता रहा हूँ। लोकस्ट कट जाएगा, ठीक है। मोलस्का अनसेगमेंटेड है। ऑक्टोपस कट जाएगा, यूनियो कट जाएगा। इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री है, इकाइनस कट जाएगा। ब्लेनोग्लासेस हेमिकॉर्डेटा ओपन है, ब्लेनोग्लासेस कट जाएगा। सीपिया भी मोलस्का में आ जाएगा, कट जाएगा। लोलिगो मोलस्का में है, कट जाएगा। दो बचेंगे सिर्फ, कौन कौन से? सिर्फ दो बचेंगे। है ना। तो सिर्फ दो आंसर होगा इसमें, सी। चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। फिर बाइंडिंग ऑफ फॉलोइंग, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस पर कोर्स करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब्स डीएनए सेगमेंट आपके पास दिया हुआ है। डीएनए सेगमेंट क्या है सर? टीएसी। क्या दिया हुआ है? टीएसी, एटीजी, जीजीटी एंड सीसीजी। अगर आप इसका आरएनए बनाएंगे तो क्या आएगा? आरएनए इसका आएगा एयूजी, यूएसी और सीसीए। मैं इस सवाल को करता हूं और आपको बता दे रहा हूं, जीजीए, है ना। ये आपका बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और सवाल पे पहुंचते हैं। पूछ रहे हैं पीछे जो दिया हुआ था ना, वो जो डीएनए सेगमेंट दिया था, तो डीएनए सेगमेंट में जो हमारे पास आरएनए बन के आया वो क्या बन के आया? एयूजी, एयूजी, यूएसी, सीसीए और जीजीसी। अब इसका एंटीकोडॉन क्या होगा सर? मतलब इसका एंटीकोडॉन यही तो, मतलब
ये जो मैसेंजर आरएनए ऊपर दिख रहा है ना, टीआरएनए जो भी दिख रहा था, अब इसका एंटीकोडॉन हमें छांटना है, तो उसके हिसाब से फिर अमीनो एसिड बनाएंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, अगर इसका एंटीकोडॉन देखें तो इसका एंटीकोडॉन जो बनकर, यही सीक्वेंस आपसे पूछ रहे हैं कि किस सीक्वेंस अमीनो एसिड जुड़ेगा, तो AUG का जो बन के आएगा वो आएगा UAC, है ना। क्या बन के आएगा सर, UAC, इसका आएगा। और UAG का क्या बन के आएगा, AUG, इसका बन के आएगा ZZU, और लास्ट वाले का CCG। अच्छा जी, अब एक बात देखें तो UAC सबसे पहला कौन सा अमीनो एसिड होगा, AUG, है ना। तो अब देखना ये है कि अगर UAC हमारे पास है तो B वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद AUG आएगा, उसके बाद D आएगा, उसके बाद C आएगा, है ना। समझ पा रहे हैं, मैंने काफ़ी वक्त दिया है इस सवाल पे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, D। 49, ओवर 1/3 ऑफ ऑल नेम्स स्पीसीज ऑफ अर्थ आर आर्थ्रोपोड, all mollusks contain a file-like respiring organ of the feeding. Naris possesses parapodia which help in the swimming. Development is indirect in the bufo. चलिए आंसर बताइए 48 में। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं सर, ओवर 1/3 नहीं सर, ओवर 2/3। कितना, 2/3, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, हमें 2/3 चाहिए, तो 2/3 की वजह से पहला गलत। ऑल मोलस्क का नहीं होता सर, एक एक्सेप्शन हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, पिंक टाडा में रेस्पिन ऑर्गन नहीं पाया जाता, तो ए भी दोनों गलत है, बाकी सी और डी सही है, तो आंसर इज ए। 48 में ए आंसर होगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 49, आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्रोटीन इज यूज इन द ट्रांसलेशन, बताइए सर। mRNA, tRNA, rRNA, सबको पता है यही आंसर होता है, mRNA, tRNA और rRNA, टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, all of the following have the epithelium which provide protection against chemical and mechanical stress except, एंड कर देता हूं, कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फैलोपियन ट्यूब, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, A, B, D। फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें सिलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज अ C। एक्सेप्ट पूछ रहे हैं इसलिए C किया। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 51, मसल फाइबर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स स्टमक इंटेस्टाइन आर, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ सर इस सवाल का, देखिए पहली बात तो ये कौन सी मसल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्मूथ मसल के बारे में बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि स्मूथ मसल का जो दोनों सिरा होता है वो टेपरिंग एंड होता है ना, आपको वेल नोन होगा, टेपरिंग एंड होता है, तो टेपरिंग एंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद फीमेल कॉकरोच। मैं चारों सेंटेंस पढ़ देता हूँ। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन अलॉन्ग विद द मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। A pair of spermatheca are present in the 6th abdominal segment which opens the intestinal chamber. 10th segment bear a pair of jointed filamentous structure called an alsacai. Blood vessels are poorly developed in the open into the hemocoel. Develop and in open in hemocoel. तो इसमें देखिए सर, पहला ऑप्शन जो है ये गलत है, कोई अलॉन्ग विद मालपिगियन ट्यूब्यूल्स की बात नहीं होती, बाकी सारे सेंटेंसेस सही हैं, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंटीराइनम, स्नैपड्रैगन, स्टार्च ग्रेन साइज या ऑल ऑफ द अबव, बताएं सर। यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्टार्च ग्रेन साइज अलग लिखा हुआ है, इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर। चलिए सर, 54, ऑन इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट इंक्रीज, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्या बढ़ाने पे एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ती, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। देखिए सर, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एफिशिएंसी पे कोई असर नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55, अमंग ट्रिप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, सुक्रेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एराप्सिन, न्यूक्लियस, लैक्टेज, न्यूक्लियोटाइड, साइडेजेस, डाइपेप्टाइडेज, हाउ मेनी ऑफ देम आर ब्रश बॉर्डर एंजाइम? सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है, ब्रश बॉर्डर यानी लास्ट वाले एंजाइम की बात कर रहे हैं, सक्कस एंटेरिकस वाले की। तो सुक्रेज, न्यूक्लियस, लैक्टेज, न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड डाइपेप्टाइडेजेस, आंसर 5। 55 में कितना आंसर आएगा? 5 5 5 5 5।
555, नेक्स्ट 555। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लार्जेस्ट ग्लैंड द बॉडी। पहले तो पता करिए लार्जेस्ट ग्लैंड द बॉडी है कौन सा। आप लोग कह रहे हैं हर सवाल घुमा के पूछ रहे हैं, ऐसा भी बना सकता है सर। लीवर, erythropoiesis in the embryonic stage, yes. Detoxification of toxic substance, yes. Synthesis of vitamin C and gluconeogenesis, कुछ तो आप बता दीजिए सर, कुछ तो मैं बता गया गलती से। चलिए सी को नहीं करता, डी करता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच हार्मोन इज रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर चढ़ के बोलता है सवाल एग्जामिनर के, याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा गया है। कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलता है? तो आंसर बताइए जल्दी से, आप ही पढ़िए, आप ही बताइए। राइट आंसर HCG, HPL एंड रिलैक्सन। क्वेश्चन नंबर 58, इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड विथ। देखिए सर, ये जो बाइंडिंग होती है ये प्राइमरी किससे रिलेट करती है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से रिलेट करती है। ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, मैच द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड एंड देयर अबंडेंस। परसेंटेज पूछ रहे हैं आपसे 59 में। तो बेसोफिल का जो परसेंटेज है सर वो होता है 0.5%, लीस्ट होता है ये। स्नोफिल का 2 से 3% होता है। और जो मोनोसाइट्स है ना सर, मोनोसाइट्स, इसका 6 to 8% और न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है 60 से 65। तो आंसर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 एंड डी का फर्स्ट। अच्छा सवाल है, जरूर टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज मिसमैच्ड सेकेंडरी oocyte ovum। देख लीजिए, हो सकता है यही आंसर हो, सेकेंडरी oocyte ovum। ये मिसमैच की बात पूछ रहे हैं, सही जो ना हो। अगला, लोक्यूल ओवेरियन कैविटी, मेगास्पोरेंजियम फीमेल गैमेटोफाइट। क्लास से याद, क्लास की कुछ बातें याद आ रही होंगी। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। आंसर बताइए जल्दी से। मेगास्पोरेंजियम फीमेल गैमेटोफाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसैक कहते हैं। इज दैट करेक्ट? इज दैट ट्रू? यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड का फंक्शन क्या नहीं है? तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे पढ़ लीजिए। रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, activates juxtaglomerular cells to release renin, reabsorption of Na and water from the proximal convoluted tubule। देखिए सर, आंसर आप बताइए 61 का। देखिए ऐसा है कि ये एल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है और GFR को भी बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है कहने के, लेकिन एक्टिवेट्स जक्स्ट्रामेलुलर सेल टू रिलीज रेनिन, ये गलत है क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीज जब GFR होता है तो अपने आप होता है, इसलिए ये ऐसा काम नहीं करता। ठीक है, 61 में सी आंसर आपका होगा और ये एंजियोटेंसिन का फंक्शन नहीं है। इन नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली एक्सेप्ट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम। क्लोराइड नहीं होगा सर, क्लोराइड इज द राइट आंसर। आसान सवाल है जबकि एग्जाम में आ सकता है, तो क्लोराइड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन ड्यू टू hydrolysis of ATP, binding of calcium with subunit of troponin, binding of ATP on the globular head of myosin, generated of the action potential sarcolemma due to release of transport। देखिए बी ऑप्शन का और डी ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ए और सी में आंसर बताइए। hydrolysis of ATP and binding of ATP on the globular head of myosin। चलिए सी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट, देखिए वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन पूरा आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो कॉक्सल बोन में इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा सर। स्केपुला, एक्रोमियन एंड कोरोनॉइड, फॉर्म्ड बाय द थोरेसिक वर्टिब्री एंड रिब्स ओनली। एयरोसिकल, मेलासिंकस स्टेप्स। देखिए कोई सवाल कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, आपको कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन एयरोसिकल में मेलासिंकस और स्टेप्स तो पता होता ही होता है, तो यही आंसर है सर डी। 65, यूनिपोलर न्यूरॉन और प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एम्ब्रियो, कॉक्लिया ऑफ एयर या डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।
देखिए सर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तो मल्टीपोलर होता है, आपको आंसर यहाँ पे सिर्फ एक करना पड़ेगा सर, वो भी होगा 65 का बी। और डॉर्सल रूट में स्यूडो यूनिपोलर होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एज अ साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रीली इम्परमेबल फॉर द सोडियम, फ्रीली परमेबल पोटेशियम, बी एंड सी। चलिए आंसर बता दीजिए जल्दी से। एक अच्छा सवाल, छोटा सवाल आ सकता है और एग्जाम में आपको आने के बाद तकलीफ दे सकता है। 50 मिनट 66 सेकेंड क्वेश्चन। तो भैया इसमें आंसर हो जाएगा फ्रीली परमेबल ऑफ सोडियम। जब भी कभी स्टिमुलस मिलता है और हमारी मेम्ब्रेन पोलराइजेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है तो उस समय फ्री परमेबल हो जाता है सोडियम के लिए, है ना, यानी सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूरिंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंसरी ऑर्गन, ड्यूरिंग फोटोपिक विजन लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल एंड ऑप्शन रिजल्टिंग इन द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्शन। मैं सिर्फ उसी ऑप्शन को बताऊंगा जो गलत होगा। In human ear, eustachian tube help in the equalizing the pressure on the either side of the round window. Organ of Carti is a structure located in the vessel membrane of the cochlea. Pinna collect the vibration in the air, which produces sound. ठीक है, चलिए ओके। तो अब इसमें देखिए पहला भी सही है, तीसरा यानी सी भी सही है, डी भी सही है। ह्यूमन एयर जो है यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प विद इक्वलाइजिंग प्रेशर ऑन द अदर साइड ऑफ राउंड विंडो, नहीं है ना, आप ईयर ड्रम की बात करते हैं, यानी लोकेटेड ऑन द आइदर साइड द राउंड विंडो, नहीं आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, है ना। तो ये जो साउंड राउंड विंडो कह दिया लास्ट में, इसी ने सब गड़बड़ कर दिया। तो आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम आप लिख लीजिएगा, ईयर ड्रम। 67 का हो जाएगा आंसर बी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 68, ये डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है, अच्छा, यानी कि डायग्राम में थोड़ा हेल्प भी कर रहा हूँ, यानी कि हार्मोन अंदर जा रहा है, इसके रिसेप्टर अंदर हैं, यानी साइज इसकी छोटी होगी, यानी या तो स्टेरॉयड होगा, अमीनो एसिड वाले नहीं हो सकते, प्रोटीनेसिस वाले नहीं हो सकते, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या सोमैटोट्रोफिन, तो आंसर बता दीजिए इसमें। स्टेरॉयड के जैसा ही फंक्शन करता है कौन, थायरॉक्सिन, इसलिए आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 69, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं सर। लीच स्पॉन्जेस आर बाइसेक्सुअल while Nereis is unisexual. In Bryophyte, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm, the fertilization is internal. The chromosomes number in housefly is 8 and fruit fly is 12. Cara and sweet potato are monoecious. तो आंसर बता दीजिए। देखिए सर ऐसा है कि बाकी सारे सेंटेंसेस सही हैं। लीच स्पॉन्जेस बाइसेक्सुअल होते हैं, नेरिस यूनिसेक्सुअल होता है, ब्रायोटिरिडो जम्नो एंजियो में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, कारा स्वीट पोटैटो मोनोसियस होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाउस फ्लाई में 12 और फ्रूट फ्लाई में 8 होता है। इसलिए ये सेंटेंस आपका रिवर्स लिखा हुआ है और यही इसका राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू प्लॉइडी ऑफ द सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड या स्पर्मेटोजोआ। तो बहुत अच्छा सवाल है, आंसर बताइए 70 का। 70 में क्या है सर कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी 2n होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की n होती है, स्पर्मेटेड की n होती है, स्पर्मेटोजोआ की n होती है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, secretory phase is characterized by all except basal body temperature increase because of the rise of progesterone. Okay, basal body temperature increases because of the rise of the progesterone, maintenance of the thickening of endometrium. ओके, एलिवेटेड लेवल। देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सिक्रेटरी फेज है किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ल्यूटियल फेज के बारे में बात कर रहे हैं और ये 14 दिन के बाद वाली स्टेज है ना। तो इस समय तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा होता है, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाएगा, बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा रहेगा और यूट्राइन ग्लैंड्स भी थोड़ी सी सिक्रेटरी हो ही जाती हैं। एलिवेटेड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स जीएनआर। देखिए एस्ट्रोजन तो नहीं बढ़ा होता सर उतना, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा होता है, तो ये आपका जो सी वाला है ये गलत हो जाएगा। 72 अगर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम सेकेंडरी oocyte अकर्स इन। देखिए इन ओवरी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड, इन ओवरी आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म विद द जोना पैलिसिडा, इन फैलोपियन ट्यूब आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द फीमेल गैमीट एंड बिफोर द completion of fertilization, and in fallopian tube as sperm enters in the isthmus. तो देखिए सबसे सेफ आंसर जो है हम बी करना चाह रहे होंगे, लेकिन इन ओवरी लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर।
बाकी अपनी बुक खोल लीजिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इनर्ट कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी कोई भी केमिकल इन्वॉल्व ना हो, कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। तो मल्टीलोड 375, ओरल पिल्स, साइक्लोफेम, लिपिस्लूप। तो आंसर, बाकी सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, लेकिन लिपिस्लूप में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लिपिस्लूप इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, which of the following assisted reproductive technique is used in the those female who cannot produce ova but cannot provide suitable environment for fertilization and for the development। अब देखिए, अगर गैमेट नहीं बना सकता, ओवा मतलब क्या, गैमेट नहीं बना सकता, बाकी सारा माहौल अच्छा है, तो क्या ट्रांसफ़र करेंगे? गैमेट नहीं बना सकता, जाइगोट ट्रांसफ़र करेंगे? जी नहीं, गैमेट नहीं बना सकता तो गैमीट ट्रांसफ़र करेंगे, गिफ्ट ट्रांसफ़र करेंगे, GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। 74 का आंसर बी। द STD विच इज़ नॉट क्यूरेबल इफ डायग्नोस्टिक अर्लियर, कौन से ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, STI कहते हैं अब, जो क्यूरेबल नहीं है अगर पहले भी देख लिया जाए तो भी। तो हमें मालूम है कि 2 डिजीज़ ऐसी हैं जो 2 भी क्या 3 भी कह सकते हैं आप। तो आपका एक तो हो गया जेनेटल हर्पीस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया और HIV हो गया, है ना। तो जेनेटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, यानी 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत अच्छा सवाल है ये सर, याद रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा इन सवालों को। छोटे छोटे लगते हैं बट बड़े खतरनाक, एकदम फुंसी टाइप वाले सवाल हैं सब। चलिए, ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज एंड आल्सो मे शेयर कॉमन इंसेस्टर। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, है ना। टाइनोसॉरक्स रेक्स वाज द लार्जेस्ट हर्बीओर, कैसा है ये? लार्जेस्ट हर्बीओर है डायनासोर। इवोल्यूशन ऑफ DDT रेजिस्टेंस मॉस्किटो इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। देखिए सर, बेहद अच्छा सवाल है ये। 76 फैक्ट कई आपके पास हैं। तो पहली चीज़, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल शो करते हैं, कॉमन इंसेस्टर हो सकते हैं, वायरिंग डिग्रीज पे होते हैं, पहला सही। जो जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है बायोलॉजिकल हिस्ट्री पे कोरिलेट करती है, ठीक है। DDT एक एग्जाम्पल है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का, रेजिस्टेंट मॉस्किटो के अकॉर्डिंग। ये पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती सर, बस फैक्ट सही है। टाइनोसॉरक्स वाज द लार्जेस्ट हर्बीओर डायनासोर, ये लार्जेस्ट नहीं है सर, हमारा मेन फोकस है अगर कोई सेंटेंस गलत है तो क्यों गलत है, बस इस बात पे। तो आपका सी वाला जो सेंटेंस है गलत है, क्योंकि लार्जेस्ट कॉर्निवोर है। इवन कुछ हर्बीओर रेप्टाइल्स पर डिपेंड करता था, हो सकता है, लेकिन टाइनोसॉरक्स रेक्स पक्का कॉर्निवोर था, है ना। 20 फीट हाइट थी, याद करिएगा। 65 मिलियन ईयर को पहले गायब हुआ है। इन एवोल्यूशन ऑफ प्लांट सीलोफोटॉन इवॉल्व फ्रॉम, इसको हमने क्लास में बहुत अच्छे से किया था। सीलोफोटॉन कहाँ से इवॉल्व होता है? तो सीड फर्न, प्रोजिम्नोस्पर्म, स्पिनऑप्सिड्स या राइनिया लाइक प्लांट्स। तो आंसर आपको आ गया होगा राइनिया लाइक प्लांट, 77 का डी। क्वेश्चन नंबर 78, मैच द फॉलोइंग, मैच करिएगा। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, ऑर्डोविशियन पीरियड, एज ऑफ फिशेस, कार्बोनिफेरस पीरियड, एज ऑफ एम्फीबिया, डेवोनियन पीरियड, एज ऑफ डायनासोर, जुरासिक पीरियड। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, मैच करा लीजिएगा। एज ऑफ फिशेस, डेवोनियन, यानी कि बी का थर्ड तो सब है सर, मौका ही नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। चलिए, जुरासिक पीरियड, जुरासिक पार्क मूवी आपने देखी होगी। एज ऑफ यानी डी का 4, डी का 4 में बी और डी है 78 में। तो सी को फिर पढ़िए, एज ऑफ एम्फीबिया, कार्बोनिफेरस पीरियड। तो आंसर इज सी कि बी, 78 का बी। मैचिंग खुद भी करिएगा, प्रयास करते रहिएगा सर। 79 बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे हम लोग। विच द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। तेज होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, किसी प्रकार का सजेशन हो तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। इन नेक्स्ट टेस्ट आई विल बी इम्प्रूव माई सेल्फ, जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, साइटोकाइनिन, एसिड इन स्टमक। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें जिसमें फिजियोलॉजी होती है, फिजिकल बैरियर स्किन फिजिकल है, म्यूकस मेम्ब्रेन और नोज नहीं हो सकता। एसिड इन स्टमक एंड टीयर, सलाइवा, ये सब के सब क्या हैं सर? फिजियोलॉजिकल बैरियर के एग्जाम्पल है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 80, विच द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। मैं आपको इस सवाल को करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ।
एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनता है, खुद के अंदर एक्टिव स्टेज में बनता है, तब उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो एंटीबॉडी क्रॉसिंग प्लेसेंटल बैरियर टू रीच फिटस, क्या ये एक्टिव है? नहीं सर, बच्चे की बॉडी में नहीं बनती। एंटीबॉडीज इन मदर्स मिल्क टू प्रोटेक्ट इन्फेंट, इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है सर, तो इन्फेंट के बॉडी में तो नहीं बनी। एंटीबॉडीज फॉर्म्स आफ्टर एन अटैक्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स, यस, सी इज द राइट आंसर। जब हमारे को इन्फेक्शन किया स्मॉल पॉक्स ने, फिर हमारे बॉडी में बना, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल माना जाएगा। एक अच्छा सवाल, बेहद खूबसूरत। द लिम्फॉइड ऑर्गन एसोसिएटेड विद द इंटरेक्शन ऑफ lymphocytes with an antigen which then proliferate to become effector cell। घुमा के सवाल पूछा है सर। लिम्फॉइड ऑर्गन बताइए जिसमें इंटरेक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का और विद एंटीजन, जो प्रोलिफरेट होकर इफेक्टर सेल बन जाती है। तो बोन मैरो, थाइमस या पेयर्स पचे मोर देन वन, आंसर बताइए। तो बोन मैरो और थाइमस, देखिए पूरी कहानी जो होती है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होती है। कहाँ होती है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो सर इसमें ए और बी नहीं हो सकता, सी पेयर्स पैचेस इससे आंसर होगा। रीज़न बता दिया क्यों। क्वेश्चन नंबर 40 बार बार याद आता है भाई। 82, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कितने सेंटेंस ऐसे हैं जो इनकरेक्ट हैं? नीचे से पढ़ते हैं। जिंक आल्सो नीडेड इन द ऑक्सीजन सिंथेसिस व्हाइल बोरॉन हेल्प इन द कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। अब मैं आपको आंसर बताता चलूंगा। तो डी सही है। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन द टिश्यू दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाय अबाउट 10% इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक, यस सही है। अब दो ऑप्शन में आपको बोलना है क्या सही है। द लो लेवल ऑफ NKSMO, मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम, कैजेस एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ NSMO डिले फ्लावरिंग। तो आंसर आपको अब तक कर देना चाहिए सर। हाई कंसंट्रेशन फ्लावरिंग डिले नहीं करता, लो कंसंट्रेशन फ्लावरिंग डिले करता है। क्वेश्चन नंबर 83, मेजर कॉज ऑफ डेथ एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। देखिए सर, निमोनिया तो मेजर कॉज डेथ का है नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस भी ऐसी बात नहीं है। एड्स और कैंसर में प्रॉब्लम है, तो नॉन इन्फेक्शियस है कैंसर, जबकि एड्स इन्फेक्शियस है, तो नॉन इन्फेक्शियस की वजह से आंसर हमें क्या करना पड़ेगा? कैंसर। क्वेश्चन नंबर 84, बहुत अच्छा सवाल है ये। इन लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम कौन सी स्टेज किसके सामने दिया, सही बताना है। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मॉस्किटो, ए स्पोरोजोएट, जी नहीं गैमेटोसाइट। इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए होती है स्पोरोजोएट, इसलिए पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ह्यूमन आरबीसी एंड लीवर सेल, ह्यूमन आरबीसी इन लीवर सेल, इसमें क्या होता है? स्पोरोजनी, साइजोजनी या साइजोगोनी कहते हैं, तो बी भी गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, बेकार की पॉइंट है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स, ह्यूमन रेड कर्पसेल्स, यही आंसर सही है। एक बार डायग्राम जरूर देखिएगा अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो। गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन ह्यूमन रेड ब्लड सेल में होता है, डायग्राम में नीचे लिखा भी है ये बात। 84 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, विच एंजाइम इज यूज टू ओपन अप ए फंगल सेल फॉर द DNA एक्सट्रैक्शन। फंगल सेल के लिए लाइसोजाइम नहीं, बैक्टीरियल के लिए होता है। सेलुलेज, काइटनेज, राइबोन्यूक्लियस। चलिए इससे आंसर बता दीजिए। तो काइटनेज इज द राइट आंसर, काइटिन का बना होता है, इसलिए काइटनेज की जरूरत पड़ती है DNA निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, all are the following are the characteristics of the ideal cloning vector except selective marker, origin of replication sequence, polylinker gene sequence या large size। देखिए सर, लार्ज साइज नहीं होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज होना चाहिए, इसलिए लार्ज साइज आंसर आपका ये गलत है। एक्सेप्ट पूछ रहे थे, इसलिए ये आंसर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, इन बीटी क्रॉप जीन यूज टू कंट्रोल बॉलवर्म आर। अब देखिए कॉटन बॉलवर्म के लिए ये भी आपको याद करना पड़ता है सर। CRY1 AC एंड CRY2 यानी CRI जीन का नाम है, CRY फर्स्ट AC एंड सेकेंड AB, यही आपका राइट आंसर होगा। टिक करिएगा, याद करिएगा, और 2020 के लिए ये सवाल आ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है आपसे छांटना है। तो इन जाइगोटिन synapses, synaptonimal complex and bivalent form, Pachytene crossing over while bivalent are clearly visible, and diploidine dissolution of the synaptonimal complex। देखिए सवाल मैंने जानबूझ के इसलिए लिया कि बहुत फैक्ट है। पेज नंबर 168 का एक अच्छा सवाल है, कुछ ना कुछ जरूर पूछ सकते हैं।
तो बाइवेलेंट क्लियरली यहाँ विजिबल होता है पैसिटिन में, और क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया होती है। डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन होता है। सारे के सारे सेंटेंसेस सही हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फैक्ट है, याद रखें, approximately how many restriction enzyme have been isolated from the different strain of bacteria? 230 स्ट्रेन से कितने बैक्टीरिया? तो आंसर इज 900। डिफरेंट स्ट्रेन कितने, मतलब कह रहे हैं कि हाउ, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द 230 डिफरेंट, तो 900 कितना होगा, 900 आंसर। फैक्ट याद रखिए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, चारों में मैच कर ढूंढिएगा इनकरेक्ट जो हो। तो इनब्रीडिंग में कंटिन्यूड इनब्रीडिंग विच डिप्रेशन रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड एवर प्रोडक्टिविटी, देखिए ओके। आउट क्रॉसिंग में मैटिंग ऑफ एनिमल्स विद सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। क्रॉस ब्रीडिंग, मैटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ 2 different breeds to produce better breed। आउटब्रीडिंग, मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद द सेम ब्रीड फॉर द 4 to 6 जनरेशन। चलिए आंसर बता दी जल्दी से लास्ट का। देखिए सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं, डी गलत है, क्योंकि आउटब्रीडिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शामिल होते हैं, या यूं मैं कह सकता हूं कि इसमें मे बी सेम ब्रीड, मे बी डिफरेंट ब्रीड, मे बी डिफरेंट स्पीसीज, इसलिए डी वाला जो है ये गलत है और ये ही आंसर होगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट मैच पूछा जा रहा है। तो ये तो हो गए आज के 90 सवाल का, कितने सही हुए ये आप देखिए। कम से कम इस पेपर में मिनिमम 75 प्लस आपका सही होना चाहिए। 85 प्लस सही करें, 90 का 90 सही करें तो आपकी इच्छा है ना। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगले संडे को फिर से हम 90 सवाल लेके आएंगे, लेकिन इसमें आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऑनेस्टली अपना काम किया और आपको सच में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके मुझे बताएंगे। देन उसके बाद आई विल फर्दर कंटिन्यू दिस सीरीज़ जब तक कि नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। प्रत्येक संडे को 90 सवाल। हाँ, इसमें सुधार किया जा सकता है, इसमें समय का ध्यान थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, और मतलब आपको हो सकता है टाइम और थोड़ा चाहिए हो करने के लिए, तो वो आप ज़रूर मुझे बताएंगे सजेशन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।